साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, लोक सेवक के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है पारित किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। पर साथियों, ये कौन सा लोक सेवक हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं? ये वो लोक सेवक हैं जो कि जुड़े हुए हैं प्रशासनिक सेवाओं से, या वो लोक सेवक जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, या वो लोक सेवक जो पुलिस की सेवाओं से जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात? ये तो उनके लिए आज का ये कंटेंट जो है काफ़ी हेल्पफुल है। और जो भी उन्हें बेसिक प्रॉब्लम आती है, खासकर फॉल्स प्रोसिक्यूशन की, जब भी ये लोग अपनी ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करते हैं तो डिफेंस क्या करता है, बेसिकली इन्हें रोकने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है या झूठी कंप्लेंट जो है दाखिल करता है, ताकि ये लोग हैरेस हों, ह्यूमिलेट हों और अपना काम ढंग से ना कर पाएँ। तो इनके इफेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर है बात? ये साथियों, सबसे पहले हम नोट करेंगे जजमेंट का नाम। जजमेंट है जी.सी. मंजूनाथ बनाम सीताराम। जजमेंट है दिनांक 3/4/2025 का। हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हमारे केस की और इस कंसर्न केस की। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप एक प्राइवेट पर्सन हैं, वीडियो किसी काम का नहीं है, आप ड्रॉप कर दें। आप लोक सेवक हैं, पर आप लोक सेवक 3 कैटेगरी में नहीं है। मीन्स प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए नहीं है, पुलिस सेवा से जुड़े हुए नहीं है, या उन सेवाओं से जुड़े हुए नहीं है जो कि कवर होती है इन एग्जीक्यूशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो आपके लिए कंटेंट बिल्कुल बेकार है। क्लियर है बातें? पर जो लोग जुड़े हुए हैं इन 3 सेवाओं से, उनके लिए कंटेंट बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि संभावना इस बात की है कि उन पर मुकदमा झूठा हो सकता है। संभावना इस बात की भी कि झूठा मुकदमा हो गया होगा। संभावना इस बात की भी कि झूठा मुकदमा वो फेस कर रहे होंगे। तीनों स्थितियों में बेटर रेमेडी जो है उनको मिलेगी और उनको एक एक बात जो है समझ के चलनी होगी। क्लियर है बात? साथियों, इस केस में जो कंसर्न कंप्लेंट है वो है सेक्शन 326, सेक्शन 358, सेक्शन 500, सेक्शन 501, सेक्शन 502, सेक्शन 506 सब क्लॉज बी ऑफ आईपीसी विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। आरोप जो है वो पुलिस वालों पे हैं कि इन्होंने इनलीगल एक्टिविटी करी। इन लोगों ने जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया, इंसल्ट किया, डिफेमेशन किया, गंभीर चोटें पहुंचाई। इन लोगों ने जो है ट्रेसपास किया। जो कंसर्न कोर्ट था उसने ले लिया प्रसंज्ञान। कंसर्न जो आरोपी गण थे उनका तर्क ये था कि प्रसंज्ञान लेने से पहले प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है। इनके तर्क जो है हाई कोर्ट तक स्वीकार नहीं हुए। अल्टीमेटली मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। इनका कहना यह था कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि एलिज्ड एक्ट का और ऑफिशियल ड्यूटी का कोई संबंध ना हो। जब ऑफिशियल एक्ट या एलिज्ड एक्ट का संबंध हमारी ऑफिशियल ड्यूटी से होगा तो ऐसे सिनेरियो में बेनिफिट पाने के हम हकदार हैं। अगर नेक्सस नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो वहाँ तो हम हकदार नहीं है, पर जहाँ पर कनेक्शन है हम हकदार हैं। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो कि साइट हुआ है 2020 वॉल्यूम 7 SCC पेज 695, उस पर जो है रिलाई किया गया। साथियों, जो ये तर्क होते हैं ना, ये कहाँ से आते हैं? आपके फैक्ट से और रिसर्च वर्क से। अगर फैक्ट हैं, रिसर्च वर्क नहीं है, तब भी आप हार गए। रिसर्च वर्क है बट फैक्ट्स प्रॉपर नहीं है, और ना ही प्रॉपर रूप में ड्राफ्ट हुए हैं और ना ही प्रॉपर रूप में प्लीड हुए हैं, तो फायदा वहां पर नहीं मिलेगा। तो पहला अटैक था यहां पर डिफेंस का या डिफेंस काउंसिल का, जो कि बचा रहे थे इनोसेंट पुलिस वालों को कि इस केस में जो एलिज्ड एक्ट है उसका कनेक्शन है ऑफिशियल ड्यूटी से, पर इसके बावजूद भी प्रसंज्ञान लिया गया और किसी भी रूप में प्रायर सैंक्शन के पॉइंट को देखा नहीं गया, जो कि गलत है। और जहां तक बात है आईपीसी की, तो उस केस में अगर पब्लिक सर्वेंट है और कनेक्शन है एलिज्ड एक्ट का ऑफिशियल ड्यूटी से, तो वहां पर सेक्शन 197 सीआरपीसी का सैंक्शन लेना होगा बिफोर प्रोसिक्यूशन। अगर वो नहीं लिया गया है, एंटायर प्रोसीडिंग इज वॉइड ab initio बैड इन लॉ, तो इट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। दूसरा तर्क ये था डिफेंस का कि इस केस में जो कंप्लेंट है वो काफ़ी डिलेड है, जिसको इन्होंने कैटेगराइज किया अंडर कैटेगरी इनऑर्डिनेट एंड अनएक्सप्लेन डिले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। डिले हमेशा फैटल नहीं होती है। कंप्लेंट या कंसर्न एफआईआर इंसाइक्लोपीडिया हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है, पर जो फैक्ट जानकारी में है कंसर्न परिवादी के, उनको डिस्पोज करना आवश्यक है। अगर उनको वो डिस्पोज नहीं करता है या नरेट नहीं करता है तो ये घातक स्थितियाँ हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट का अवलोकित कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर डिले एक्सप्लेन है तो घातक नहीं है, जो मैंने आपसे कहा भी है, पर अगर डिले एक्सप्लेन नहीं है तो इट इज़ अ केस ऑफ अनएक्सप्लेन डिले। इसके अलावा डिले भी इनऑर्डिनेट है। भाई अगर घटनाक्रम हुआ है और जो कंसर्न परिवादी जो है वो पढ़ा लिखा है,
तो ऑर्डनरी कोर्स में 2 दिन 3 दिन 4 दिन में रिपोर्ट हो जानी चाहिए थी, यहाँ पर रिपोर्ट हो रही है 3 साल में। तो दोनों ही पॉइंट पे कि पहली बात तो डिले है, फिर डिले इनऑर्डिनेट है, उसके साथ साथ अनएक्सप्लेन्ड है, तो ये फैटल है। इस पॉइंट पे विशेष जोर दिया। इसके अलावा इनका कहना यह था कि पुलिस एक्ट का सेक्शन 170 भी इम्पेरेटिव करता है कि सैंक्शन को जो है ऑब्टेन करना पड़ेगा, खासकर उन मामलों में यहाँ पर एलिज एक्ट का जो ऑफिशियल ड्यूटी है उनसे संबंध है। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो अपने प्रोसीडिंग जो है वो वाइड होंगी। और यहाँ पर सेक्शन 170 पुलिस एक्ट का इंटरप्रिटेशन करने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रिलाई किया गया। जजमेंट है AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 849। इसके अलावा इम्फेसाइज किया गया एक इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर, एक्सीड द ड्यूटी। अगर कोई भी काम करते हुए पुलिस वाले अपनी ड्यूटीज को करते हुए अपनी ऑथोरिटी को एक्सीड कर देते हैं और ऐसा एक्सीड करने के पीछे उनके पास एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, ऑफिशियल ड्यूटी का एलिज एक्ट से कनेक्शन है, तो वहां पर सैंक्शन इंपेरेटिव होगी। अगर सैंक्शन नहीं है, प्रायर अप्रूवल नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ है। तो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सीड द ऑथोरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट बात अंडर कलर ऑफ ड्यूटी, जो कि पार्ट एंड पार्सल है सेक्शन 170 पुलिस एक्ट का, उस पर जोर दिया गया और इसको साथ पढ़ा गया विद सेक्शन 197 CRPC। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथियों, इनका ये भी कहना था कि अगर सैंक्शन नहीं ली गई तो ऐसी स्थिति में प्रोसीडिंग्स अब्यूज ऑफ प्रोसेस, क्योंकि जो एलिज एक्ट है अगर कनेक्शन है उसका ऑफिशियल ड्यूटी से, तो ऐसे सिनेरियो में सैंक्शन इंपेरेटिव है। प्रोसिक्यूशन विदाउट सैंक्शन इन दीज केसेस इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस। और अपने तर्कों के समर्थन में जजमेंट रिलाई किया गया, जजमेंट ऑफ गुरमीत कौर बनाम देवेंद्र गुप्ता, जजमेंट है 2024 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 3761, जिसमें इस तरह के ऑब्जेक्शंस को लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई पुलिस वाले हैं ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, और उसको मेंटेन करते हुए या ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करते हुए कई बार ऐसा होता है कि अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करना पड़ता है, पर ऐसा एक्सीड रीजनेबल है, कंसर्न एक्ट का ऑफिशियल फंक्शन से नेक्सेस है, तो ऐसे सिनेरियो में पुलिस वालों का गलत रूप से प्रोसिक्यूशन करना अपने आप में ही अनजस्टिफाइड है। और ऐसे अनजस्टिफाइड प्रोसिक्यूशंस बैड इन लॉ हैं, दे आर लायबल टू बी डिस्कार्डेड एंड रिजेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफिशियल अथॉरिटी को मिसयूज इंडिकेट करना होगा कंसर्न परिवादी को। जनरल एलिगेशंस हैं तो ये पर्याप्त नहीं है अपने आप में, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस में कंसर्न पुलिस वालों ने कार्रवाई करी, और वो कार्रवाइयाँ जो है काफ़ी हद तक बहुत रूप में सीरियस इन नेचर भी थी, और अल्टीमेटली उन कार्रवाइयों से बचने के लिए एक झूठी कंप्लेंट जो है दर्ज करा दी कंसर्न परिवादी ने, जो कि रिकॉर्ड पर अपरेंट हो रहा था। उसके विरुद्ध क्या कंप्लेंट है, उसका क्या जस्टिफिकेशन है, वो तो कंसर्न फरेरी दे नहीं पाया। अभी तो उसने एक काउंटर केस जो है तैयार कर लिया कि अगर मैं फंस गया तो कम से कम प्रेशर माउंट करूंगा और अल्टीमेटली प्रेशर माउंट करके अपने केस से बच जाऊंगा। तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह के एक्ट जहां पर पुलिस वाले अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं जस्ट टू प्रिवेंट द कंसर्न्ड कॉज, जस्ट टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ, तो ऐसे सिनेरियो में अगर वो अथॉरिटी एक्सीड भी कर रहे हैं और उनके पास स्पष्टीकरण है एलिज्ड एक्ट का और ऑफिशियल ड्यूटी का संबंध है, तो प्रोसिक्यूशन अपने आप में बैड इन लॉ होगा। तो कुल मिलाकर के जो भी आरोप लगाए हैं, खास करके फिजिकल असॉल्ट के, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के, ये लगाए गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाइयों के अंदर कि हमारे विरुद्ध जो है एक रिपोर्ट थी, पुलिस जांच कर रही थी, जांच के दौरान इन्होंने मारपीट करी, रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया, रॉन्गफुली इंटिमिडेट करा, पर इनकी पुष्टि के लिए कोई भी कॉरोबोरेटिव एविडेंस फाइल पर नहीं थी। और इसके अलावा जांच कार्रवाई का मतलब ये था कि पुलिस जो है अपना ऑफिशियल फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है, और उसी कॉन्सिक्वेंस में जो एक्ट बताया गया उसका कनेक्शन भी आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एलिगेशन जो है मेलाफाइड है, विदाउट एनी कॉरोबोरेशन है, ये भी रिकॉर्ड पर आ गया। और ये भी रिकॉर्ड पर आया कि इस तरह के एलिगेशंस को लगा करके कंसर्न पुलिस पर केवल प्रेशर माउंट करने का जो है काम किया जा रहा है। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए कंसर्न कोर्ट ने पिटीशन को स्वीकार करते हुए सैंक्शन के अभाव में प्रोसीडिंग्स को रद्द करने के आदेश दिए। साथियों, ये फैसला जो है हमें सिखाता है 7 महत्वपूर्ण बातें, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर फ्रॉम द सेट चैप्टर। सबसे पहले बात यह है कि पुलिस वालों पर कोई भी अगर आरोप है और वो आरोप जो है अपने आप में एक ऑफेंस है, तो ऐसे सिनेरियो में हर केस में सैंक्शन इंपेरेटिव नहीं होती है। पर ऐसे केसेस जहां पर ऑफिशियल एक्ट है या ऑफिशियल ड्यूटी है और उसका एलिज डिस्प्यूटेड एक्ट से कोई संबंध है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि इस तरह के फैक्ट्स को प्रूव करने का बर्डन जो है कंसर्न पुलिस वालों पर होता है।
इस तरह के फैक्ट्स को सस्टेन करने के लिए जो भी प्लीडिंग्स हैं, जो भी ड्राफ्टिंग्स हैं, उसमें जो नेसेसरी आर्गूमेंट्स हैं, नेसेसरी अवर्मेंट्स हैं, उसको वो लिखकर सस्टेन कर सकते हैं अपनी बात को। तीसरी बात है कि कानून का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि प्रीवियसली जिन लोगों को बेनिफिट मिला है वो कानून कौन कौन से हैं। तो इस केस में 2 लॉ जो है रिलाई किए गए थे, दोनों सुप्रीम कोर्ट के हैं। एक तो है वर्ष 2020 का, जो मैंने बताया भी आपको, इसका साइटेशन है 2020 वॉल्यूम 7 SCC पेज 695, और दूसरा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गुरमीत कौर बनाम देवेंद्र गुप्ता 2024 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 3761। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के किसी भी लोक सेवक का, खासकर उन सेवाओं से जुड़ा हुआ लोक सेवक जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, पुलिस सेवाएं शामिल हैं, तो उनका अनवारंटेड प्रोसिक्यूशन ना हो, जिससे बचने के लिए या ऐसे प्रोटेक्शंस के लिए ये कानून जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, ऐसा एक केस अजमेर में भी हुआ था, जहां पर कंसर्न पुलिस वालों पर जो है आरोप लगा दिए गए, पर कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप पर कार्रवाई हुई थी और वो कार्रवाई गंभीर प्रकृति की थी, तो अल्टीमेटली उससे बचने के लिए आपने झूठे आरोप लगा दिए। क्लियर बात है। तो ड्यूरिंग द कोर्स इन्वेस्टिगेशन अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये इंडिकेटिव है कि कंसर्न ऑफिशियल फंक्शन का कंसर्न एलिज एक्ट्स एंड नेक्सेस है। इस सिनेरियो में अगर ओवर स्टेपिंग है टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ, तो ऐसे सिनेरियो में प्रोटेक्शन जो है मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही जो कंप्लेंट फाइल हो रही है अगेंस्ट द पुलिस ऑफिशियल्स, पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, क्या वो अनएक्सप्लेन्ड डिले के साथ में है, क्या वो इनऑर्डिनेट डिले के साथ में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैंक्शन को ऑब्टेन करने के लिए प्रयास किया गए, और अगर सैंक्शन रिफ्यूज़ल नहीं हुआ तो ऐसे सिनेरियो के अंदर सैंक्शन अगर इंक्लाइन हुआ, सैंक्शन कहाँ चला गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थिति है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुलिस एक्ट भी जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है यहाँ पर, और सेक्शन 170 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बात करता है कि अंडर कलर ऑफ ड्यूटी कोई फंक्शन है, ऐसी स्थिति में अगर अथॉरिटी को एक्सिट किया भी गया है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर प्रोटेक्शन जो है वो स्ट्राइक ऑफ नहीं होता है, वो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। छठी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अब्यूज़ बताया गया है पुलिस वालों के पार्ट पे, और उस अब्यूज़ को एट्रीब्यूट करते हुए जो एविडेंसेस फाइल पर है उसके लाइट में हम ये कह सकते हैं कि जब ये कार्रवाई चल रही थी बाय द पुलिस ऑफिशियल्स, तो जस्ट टू माउंट अ प्रेशर ये कार्रवाई की गई है, तो ऐसे सिनेरियो में ये कार्रवाई मेलाफाइड है, फैब्रिकेट है। इस पॉइंट को भी हम जो है अर्ज कर सकते हैं, विशेषता ध्यान रखिएगा। और सातवीं इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसे केस में आपकी ड्यूटी है, अगर FIR भी है या कंप्लेंट भी है, आप अपना अभ्यावेदन दें। क्लियर है बात है। कॉन्सिडर नहीं हो रहा है, उसके बाद भी चार्जशीट आ रहा है या प्रसंज्ञान हो रहा है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो कुल मिला के राहत है, पर राहत के तरीके क्या हैं, राहत के पॉइंट्स क्या हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ये सब जो है डिस्कस किया है मैंने। और एंड में जो है मैं कंक्लूड करूँगा कि ज्ञापन के बाद भी अगर चार्जशीट है तो हम डिस्चार्ज या हम क्वेश्चन का ऑप्शन भी जो है अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं गिरफ्तार करना चाहते हैं या कंसर्न कोर्ट जो है आपको जेल भेजना चाहता है, तो ऐसे सिनेरियो में एज़ पर लॉ आप बेल की रेमेडी भी जो है सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और कोर्ट ने अगर अपने अरेस्ट वारंट से जो है तलब किया है तो ऐसे सिनेरियो में एंटिसिपेटेड लाई करेगी। कई जजमेंट है, आप निकाल के जो है पढ़ लेना उसको। तो कुल मिला के मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर आप सही हैं, आपने गलती नहीं करी है, तो जो लोग गलत कर रहे हैं, आप पर प्रेशर माउंट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप कार्रवाई ना करें, अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को आप प्रॉपरली एक्सरसाइज ना कर सकें, तो कम से कम ऐसे मुकदमों से बचने के लिए, उन्हें काउंटर करने के लिए, उनका प्रतिकार करने के लिए जो रेमेडी डिस्कस की है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोसीडिंग्स को फेस कर रहे हैं तो भी ये साइटेशन जो है आप पे एप्लीकेबल होगा। आपने अभी फेस नहीं करा है, पर संभावना है भविष्य में कर लेंगे। आप अध्ययन करके रखें और अपना ज्ञापन रेडी करके रखें। और तीसरी बात है कि आप केस को जो है फेस कर रहे हैं, मीन्स केस इंसेप्शन स्टेज पर है, कंप्लेंट है या कोई FIR है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कंप्लेंट है तो ऐसे मामले में सेक्शन 223B&SS का प्रोटोकॉल जो है रिसेंटली मिल जाएगा आपको, जिसके तहत सुनवाई का अवसर देना अज्ञापक है बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो हर एक बिंदु को, हर एक रेमेडी को ध्यान में रखिए, क्योंकि कोई रेमेडी कब कहाँ कैसे काम आ जाए हमें भी क्या पता। इसलिए हर एक बिंदु पर काम करना है और अपने केस में सेल्फ असेसिंग ब्रीफ रेडी करना है और उसके अनुसरण में जो है हमें आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है। जल्दी मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।